Good morning, students. Welcome back to the lecture of microeconomics. I, Ritu Singh, your faculty for microeconomics, will be taking this lecture. So, till date, we studied the introduction of economics, then we studied the introduction or various terms of microeconomics. In the next lecture, we studied the supply and demand model of microeconomics, and then in last lecture, we studied objectives of a firm. So let's move forward with the lecture and the topic of your unit 1. So before, in previous lectures, when we studied all the policies which were made by the companies and with the policies which are run in the companies and the factors which affect the production factor and the sales factor and the profit factor of the companies, we studied that, we discussed that. तो अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पॉलिसीज रन कर रही हैं या जो भी ऑपरेशनल मेथड है वो कैसे होता है, किसकी हेल्प के थ्रू होता है. तो देयर हैज़ टू बी सम पर्सन हु इज़ फैसिलिटेटिंग ऑल दोज पॉलिसीज, हु इज़ अप्लाइंग ऑल दोज पॉलिसीज. तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की. What is the role of a managerial economist? That he makes a company or he makes the household of an individual to run smoothly. Okay. So this next topic, the topic of this lecture, is role of managerial economist and how he affects the working of the company or the operation of an individual household and how it affects the profit of the firm. So the managerial economist helps the management by using his analytical skills and highly developed techniques in solving complex issues of successful decision making and future advanced planning. So जो managerial economist person है यहाँ पे, the person who we are talking about, किसी भी फर्म में जो मैनेजर है जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम कर रहा है, तो वहाँ पे वो अपनी एनालिटिकल स्किल्स को यूज़ करता है और कई सारे मैथमेटिकल टेक्निक्स को, स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करता है कंपनी के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए. The role of managerial economist can be summarized as follows. So these are next going to the points which will let us know what are the tedious tasks that is carried over by a managerial economist. The first point is he studies the economics patterns at macro level and analyzes its significance to the specific firm he is working in. तो जो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है वो मैक्रो लेवल पे या मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो भी इकोनॉमिक पैटर्न्स हैं उनको बहुत ही थॉरोली स्टडी करता है, एनालाइज करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि इन फैक्टर्स का, इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का उसकी स्पेसिफिक फर्म पे क्या असर पड़ेगा. ये जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं किस तरीके से फर्म को अफेक्ट करेंगे. He has to consistently examine the probabilities of transforming an ever-changing economic environment into profitable business avenues. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का काम ये भी है कि जितने भी इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनके साथ साथ चलते हुए अपनी कंपनी के प्रॉफिटेबल बिजनेस को बनाए रखना. तो हम यहाँ पे बात करते हैं पहले और दूसरे पॉइंट को अगर हम साथ में लेके बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल तब आता है जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं. गवर्नमेंट्स पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है और अप्लाई करती है. गवर्नमेंट कंपनी लॉज बनाती है, कंपनी टैक्सेस बनाती है, कॉर्पोरेट टैक्सेस अप्लाई करती है. तो एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी नए अपडेट्स आ रहे हैं, जितनी भी नई स्कीम्स आ रहे हैं, उनके बारे में कम्प्लीटली अपडेटेड रहना और किस तरीके से वो नई स्कीम्स, नए अपडेट्स, टैक्स लॉज में न्यू अपडेट्स या अमेंडमेंट्स किस तरह से उसकी फर्म को अफेक्ट करेंगे, इस बारे में जानकारी रखना. तो सेकेंड पॉइंट भी हमारा यही बात कर रहा है कि जब एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एवर चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ चलता है,
जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आज से 10 साल पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स लॉस थे वो आज नहीं है, वो चेंज हो गए हैं। 90s में जब आपका फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस से रिलेटेड जो रूल्स लगते थे, फेरा लगता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लगता था, वो चेंज हो गया आपका फेमा में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। तो इन सारे बिजनेस एवर चेंजिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इनके साथ चलना, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो रही हैं गवर्नमेंट की, उनके साथ साथ चलना और फर्म का प्रॉफिट को मेंटेन रखना, ये काम है हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। और ये तभी होगा जो हमारा तब होगा जब हमारा जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में प्रॉपरली एजुकेटेड है, he has done a lot of research for his organization, and he constantly goes for the upgradation process in the terms of knowledge for economics. The next is he assesses the business planning process of a firm. So third point इज़ अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेन्ड है कि जब मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट कंपनी पॉलिसीज़ के साथ अपडेटेड रहता है, गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज़ के साथ अपडेटेड है, टैक्स रूल्स के साथ अपडेटेड है, तो जब बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस फर्म में होगा, जब बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेशंस को कैसे चलाना है, जब इस पॉइंट पे कंपनी आएगी तो वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को ही असिस्टेंस यूज करेगी। ओके, देन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आल्सो कैरीज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो कि इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से काफ़ी अच्छी तरीके से जानकार है, उससे ज्ञात है, ही नोज व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड, तो वे उसको एक एक्सपर्ट एज देती है कि वो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस की या ऑपरेशनल प्रोसेस की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर सके। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब किया जाता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, हम पहले ये समझते हैं। Whenever a product is choose to be produced in an organization or in a factory, जब भी कोई प्रोडक्ट हम चूज़ करते हैं, कोई कंपनी चूज़ करती है कि अब वो इसको प्रोड्यूस करेगी, तो उसका एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है, ये चेक किया जाता है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, इसकी डिमांड कितनी है, इसकी सप्लाई कितनी चाहिए, कितनी सप्लाई वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फर्म प्रोवाइड कर सकती है, और जो वो सप्लाई प्रोवाइड करेगी क्या वो सप्लाई सफिशिएंट है कंपनी के लिए प्रॉफिट बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में डिटरमाइन की जाती हैं, एंड दिस can only be done by a managerial economist who is well aware of economic fashion going in a country. Okay, तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वही कर सकता है, वही मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट अच्छे से कर सकता है जो जिसे बिजनेस वर्ल्ड के, इकोनॉमिक वर्ल्ड के लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट्स पता है। The next is he assesses the management in the decisions pertaining to internal functioning of a firm, such as changes in price investment plans, types of goods and services to be produced, inputs to be used, technique of production to be employed, expansion and contraction of a firm, allocation of capital, location of new plant, quantity of output to be produced, replacement of the plant equipment, sales forecasting and inventory forecasting. अब यहाँ पे हमने अभी जितने भी पॉइंट्स पढ़े ये डिसाइड कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को ये सारे के सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पास इतनी एक्सपर्टीज तभी आती है जब वो कॉन्स्टेंटली टच में रहता है इकोनॉमिक एंड कॉरपोरेट ट्रेंड्स के एंड अपडेट्स के। तो यहाँ पे हमने जितने भी पॉइंट्स लिखे हम एक एक करके उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि चेंज इन प्राइस। क्या जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में चेंज करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन प्लान्स पे, इस डिसीजंस में साथ देता है। इसमें यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि वो हमें बताता है कि मार्केट में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट पे। कई बार जब आप प्राइस डिक्रीज कर देते हैं तो कंज्यूमर उसे खरीदने की बजाय ये सोचता है कि शायद इस प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, इस वजह से प्राइस गिराया गया है, तो भी आपकी सेल हिंडर करेगी। जब प्राइस बढ़ा देंगे तो अगर वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के अंडर नहीं आएगा तो भी सेल्स अफेक्ट होगी। तो कितना और किस तरीके से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करना है, चेंज करना है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट
डिसाइड करता है। द नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट प्लान्स। कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या होंगे, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा, किस तरह से एक्सपेंशन करेगा या किस तरीके से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सपेंशन करेगा। देन टाइप्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये डिसाइड करता है कि हमें किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं। हम ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे जो कि कंज्यूमर के लिए यूजफुल है, जिनसे कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी गेन कर सके, तभी उन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर सेल हो पाएगी। द नेक्स्ट इज इनपुट्स टू बी यूज। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या इनपुट लगाना है। इनपुट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारा लेबर कैसा होगा, या जो हमारी लेबर की क्वालिटी है, या जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, ये डिसाइड करना। हम रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करेंगे और कैसे परचेज करेंगे। क्या हम रॉ मटेरियल क्रेडिट पे परचेज करेंगे या हम रॉ मटेरियल कैश दे के परचेज करेंगे। हम जो इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करेंगे, हम जो मशीनरी इंस्टॉल करेंगे वो कैसी होगी, वो मैनुअल होगी, ऑटोमेटेड होगी या सेमी ऑटोमेटेड होगी। द नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी एम्प्लॉयड। हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए। हम ऐसा मेथड यूज़ करेंगे, हम ऐसा मेथड यूज़ करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जिसमें एफिशिएंसी मैक्सिमम हो और वेस्टेज मिनिमम हो। देन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ अ फर्म। फर्म को कंट्रैक्ट करना है यानी कि उसके ऑपरेशंस को छोटा करना है, या एक्सपैंड करना है यानी कि उसके ऑपरेशंस को बड़ा करना है। ये डिसीजन लेने के लिए भी हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प लेते हैं। एलोकेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल किस तरीके से एलोकेट होगी, यानी कि जो भी कैपिटल कंपनी के पास है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एलोकेट होगी, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कि सेल्स डिपार्टमेंट में, कि एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में, ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसाइड करते हैं। द नेक्स्ट इज द लोकेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। जो भी नया प्लांट या फैक्ट्री हम सेटअप करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन क्या होगी। लोकेशन इस तरीके से चूज़ करनी पड़ेगी कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करना इजी हो, प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करना इजी हो। तो ये सारे डिसीजंस हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स लेते हैं। द नेक्स्ट इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई नीड्स हैं उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है कि हमारा प्रॉफिट भी हो और डिमांड एंड सप्लाई के बीच का गैप भी कम हो। ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है। उसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट इक्विपमेंट। अगर कोई प्लांट इक्विपमेंट ऑब्सोलीट हो गया है, ख़राब हो गया है, फुल डेप्रिसिएशन पे जा चुका है, तो उसे कैसे और किस इक्विपमेंट से रिप्लेस करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है सेल्स फोरकास्टिंग एंड इन्वेंट्री फोरकास्टिंग। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सेल्स फोरकास्टिंग भी करता है कि अगले आने वाले क्वार्टर में या हाफ ईयरली प्लान में क्या सेल्स हो सकती हैं कंपनी की, ये डिसाइड करना, और कितनी, और उन सेल्स को बनाए रखने के लिए हमें कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, रॉ मटेरियल की कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, फिनिश गुड्स की और वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। ये सारे डिसीजंस भी आपके मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट लेते हैं। The next is, in addition, a managerial economist has to analyze changes in macroeconomic indicators such as national income, population, business cycles, and the possible effect on the firm's functioning. ये पॉइंट हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी ध्यान से देखने पड़ते हैं। ही हैज़ टू बी अवेयर ऑफ द चेंजेस इन द इंडिकेटर्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या क्या है। नेशनल इनकम, क्या एक एवरेज इनकम है हाउस होल्ड की, अगर वो इंक्रीज़ कर रही है तो कैसे परचेजिंग पावर इंक्रीज़ करेगी हमारे इंडिविजुअल की। अगर वो नेशनल इनकम डिक्रीज़ कर रही है तो परचेजिंग पावर पे क्या असर पड़ेगा। पॉपुलेशन का क्या असर पड़ेगा आपके बिजनेस पे और आपके प्रोडक्ट की डिमांड पे। बिजनेस साइकिल कैसी है। बिजनेस साइकिल का मतलब कि जो रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेके फिनिश गुड की सेल तक जो साइकिल होती है उसको हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेके फाइनल गुड की सेल तक की जो साइकिल है, बिजनेस साइकिल है, वो जितनी छोटी होगी उतना ही अच्छा होगा। छोटी लाइफ साइकिल या छोटी बिजनेस साइकिल या स्मॉल बिजनेस साइकिल ये इंश्योर करती है कि कंपनी में या फर्म में कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ फाइनेंसेस हो रहे हैं। और इन सारे फैक्टर्स का फर्म्स की फंक्शनिंग पे क्या असर पड़ेगा, फर्म्स के प्रॉफिट पे क्या असर करेगा, फर्म की लेबर वर्कफोर्स पे क्या असर करेगा, ये जानना भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का काम होता है।
The next is he is involved in advising the management on public relations, foreign exchange, and trade. He guides the firm on the likely impact of changes in monetary and physical policy on the firm's functioning. तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बात कर रहा है कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट मैनेजमेंट को पब्लिक रिलेशंस कैसे मेंटेन करना है इस पे भी हेल्प करता है। फॉरेन एक्सचेंज कितना करना है, कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, ये भी बताता है। ट्रेड कैसे मेंटेन करना है, ट्रेड रिलेशंस किन कंपनीज के साथ मेंटेन करने हैं, किस तरीके से अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट करना है, किस तरह अपने डेटर्स से टाइमली पेमेंट लेना है, ये सारी चीज़ों की जो एडवाइजिंग है वो हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट करते हैं। देन ही गाइड्स द फर्म on likely impact of changes in monetary and physical policy on the firm's functioning। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली जितनी भी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ हैं उसका फर्म की फंक्शनिंग पे, उसके ऑपरेशंस पे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे क्या असर पड़ने वाला है, ये इसके सारे इम्पैक्ट्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं। अब किसी भी गवर्नमेंट में मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। In recent years in our own country we have seen that government has changed a lot of rules and regulations। गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए हैं। वो इसलिए चेंज किए हैं कि लोग बिजनेस करने के लिए इनकरेज हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें। जब एक इकोनॉमी में बिजनेसमैन इंक्रीज करते हैं, जब वो एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो सिर्फ वो खुद को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं, अपने साथ कुछ और लोगों को, कई और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो गवर्नमेंट की जो करंट मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ हैं वो इस चीज़ पे फोकस कर रही हैं कि दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बिकम independent। They establish their own business and offices and they not only generate employment for them but others also। ओके, सो ये सारी फर्म्स की फंक्शनिंग को और गवर्नमेंट की नई मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ को और स्कीम्स का फ़ायदा उठाने के लिए, इनके इम्पैक्ट्स को समझने के लिए हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट पॉइंट ही ऑल्सो मेक्स एन इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द फर्म्स इन कॉम्पिटिशन। He has to collect economic data, examine all crucial information about the environment in which the firms operate। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की एक और जिम्मेदारी हमें पता चलती है कि वो सिर्फ अपनी फर्म के लिए डेटा नहीं एक्वायर करता है। उसका काम सिर्फ अपनी फर्म के लिए डेटा एक्वायर करना, अपनी फर्म के लिए ही पॉइंट करना नहीं होता है। उसको कॉम्पिटिटिव फर्म्स के लिए, जो भी राइवल फर्म्स हैं, उनका डेटा भी एक्वायर करना होता है, उनके डेटा को भी एनालाइज करना होता है। वाई इट इज़ नेसेसरी? It is necessary in order to know that how they are surviving in the market। जब हम कंपटीशन में जो दूसरी फर्म्स हैं उनके डेटा को एनालाइज करते हैं, उनके वर्किंग को हम जानने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है, हम ये कुछ चीज़ों को जान पाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्रॉफिट को मेंटेन किया है। इफ़ देयर इज सम न्यू वे दे आर मिनिमाइजिंग देयर वेस्टेज एंड हाउ दे आर इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। और उस डेटा को, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, हमने ये जानने की कोशिश की है, उस डेटा को जब हमने एग्जामिन किया, हमने ये जानने की कोशिश की है कि कैसे वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कैसे अपने एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्टेज को डिक्रीज़ कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें पता करते हैं तो हम उन पॉइंट्स को यूज़ करके अपनी फर्म को भी बेटर बना सकते हैं, अपनी फर्म के इन्वायरमेंट को भी बेटर कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब फर्म का इन्वायरमेंट इनके अच्छा होता है, बेटर होता है, तो उस फर्म में सिर्फ ओनर्स को ही प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ ओनर्स को ही फ़ायदा नहीं होता है, पर उस फर्म में जुड़े हुए शेयर होल्डर्स को, उस फर्म से जुड़े हुए मैनेजर्स को और उस फर्म से जुड़े हुए लेबरर्स को और वर्कर्स को भी फ़ायदा पहुंचता है। तो जितना भी कंपटीशन मार्केट में है, जितनी भी फर्म्स मार्केट में है, एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं,
उस इंडस्ट्री की सभी फर्म्स के डेटा की इकोनॉमिक एनालिसिस अगर की जाती है, तो इससे ये जो इकोनॉमिक एनालिसिस हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट करता है, इससे हमें हेल्प मिलती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने फर्म के फंक्शंस को, ऑपरेशंस को बेटर करने में। और इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट पे होती है। The next is the most significant function of a managerial economist is to conduct a detailed research on industrial market. So basically, we're talking here that a managerial economist has to conduct a detailed research on industrial market. यानी कि जो भी इंडस्ट्री है, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी फर्म ऑपरेट कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कई सारी फर्म्स हैं। इसमें आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो उसमें रेमंड है, आता है आपका लुई फिलिप आता है, देन आपका अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो आपकी कॉटन मिल्स आती हैं। तो एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की ये जिम्मेदारी है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि उस इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स काम कर रही हैं उन पे डिटेल रिसर्च करना, और उस टोटल इंडस्ट्री पे डिटेल रिसर्च करना कि वो इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है, क्या नई उसमें पॉलिसीज़ आ रही हैं, क्या नई उसमें नई मशीनरी आ रही है, किस तरह की नए मेथड्स आ रहे हैं, क्या नए ऑटोमेटेड डिवाइसेस आ रहे हैं जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को पता रहती हैं तो वो उस नॉलेज को कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में यूज़ करता है। इसमें आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम सिर्फ इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात करें तो हमारे पास 3 एग्जांपल हैं, महिंद्रा, टाटा एंड मारुति। मारुति वर्क्स इन डायरेक्ट कोलैबोरेशन विद सुजुकी। ये हमारी 3 इंडियन कंपनीज हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं और कार्स मैन्युफैक्चर करती हैं। तो जो तीनों ही कंपनी जो है, आपकी मारुति हो गई चाहे आपका महिंद्रा हो गई या फिर आपकी टाटा हो गई, इस कंपनी में जितने भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एम्प्लॉयड हैं, उनका काम ये रहता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में जानकारी रखना। कौन सी कंपनी कितनी सेल्स कर रही है, सेल्स कैसे इंक्रीज़ कर सकती है, इंडस्ट्री में सेल्स कैसे इंक्रीज़ की जाए, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, ये सारी चीज़ें पता की जाती हैं। फिर उसके बाद आपके इंडियन मार्केट में जो फॉरेन कंपनीज हैं जिनकी कार्स हमारे यहाँ मिलती हैं, उसके एग्जांपल हैं आपके रेनॉल्ट है एंड फोर्ड है, हुंडई है, और रीसेंट एंट्री में आपकी किया मोटर्स और एमजी हेक्टर भी आ गई हैं। अब इन सभी कंपनीज में हर तरह की कार्स बनाई जाती हैं। कुछ कंपनीज स्पेशलाइज्ड कार्स बनाती हैं, सम मेक्स स्पेशलाइज्ड एसयूवीज एंड सम मेक middle level cars which can be purchased by middle income users। तो इन सारे ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए एक इंडस्ट्रियल रिसर्च मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को हमेशा करती रहनी पड़ती है, क्योंकि हमारे मार्केट में अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, नॉट एवरीवन हैज़ गॉट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन कार्स और 4 व्हीलर्स। तो किस तरीके से हमें अपने हाई एंड कंज्यूमर्स को कैसे हमें टैप करना है ये पता किया जाता है, किस तरीके से हमें मिडिल इनकम ग्रुप के कंज्यूमर्स को टैप करना है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल आपको दे सकते हैं एक कार का जिसका नाम था टाटा नैनो। टाटा नैनो वॉज अ कम्प्लीटली इंडियन मेड कार बाय टाटा मोटर्स एंड इसका प्राइस बहुत ही कम था एंड कई सारे लो इनकम ग्रुप लोगों ने भी ये कार खरीदी। बट ये कार सक्सेसफुल नहीं हुई और अब ये मार्केट में नहीं मिलती है, इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है। ऐसा इसलिए बिकॉज कार इज अ स्टेटस सिंबल। अब अगर कोई कमोडिटी स्टेटस सिंबल है, अगर आप उसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा देंगे तो सम पीपल माइट नॉट परचेज इट विद अ व्यू कि शायद क्वालिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो still now Tata is still working to produce an economic car for every segment of the country। टाटा मोटर्स टाटा नैनो को मार्केट में इसी स्लोगन के साथ लेके आई थी कि अब हर एक घर में
एक कार 4 व्हीलर होगी जो कि उन लोगों को कम्यूट करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी. The next point is, in order to perform all these roles, a managerial economist has to conduct an elaborate statistical analysis. तो अब ये जो सारी रिसर्च होती है, जितनी भी रिसर्च है, इसको कंडक्ट करने के लिए, सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए मैनेजर इकोनॉमिस्ट को स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में कई सारे फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं, कई सारे मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं एक बिजनेस को अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए. तो ये जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं, अगर हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना आता है, इफ़ ही नोज the basics of statistics, studies of statistics, he knows how to apply regression, how to apply correlation, कैसे हमें PERT analysis लगानी है, किस तरीके से हमें CPM analysis करनी है, किस तरीके से set theory लगा के हमें अपनी policies को frame करना है. ये सारी चीज़ें एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को पता होनी चाहिए. ये इंश्योर करते हैं कि वो जो भी रिसर्च करेगा, जो भी उसकी एनालिसिस करेगा, वो उसके आंसर्स एक्यूरेट निकलेंगे. अगर 100% एक्यूरेट भी नहीं निकलते हैं तो दोज आंसर्स आर सपोज टू बी नियर एक्यूरेट. सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस should be a core expertise of managerial economist. Then the next point is, he must be vigilant and must have ability to cope up with the pressures. Since business is not a small thing, or business is not some easy thing to do, business requires a lot of strong stamina. बिज़नेस को करते समय उसमें कई सारे फैक्टर्स अप्लाई होते हैं, कई सारी चीज़ें लगती हैं. बिज़नेस करते समय हमें रॉ मटेरियल फैक्टर्स को भी ध्यान रखना है कि मटेरियल कैसे प्रोक्योर होगा, किस तरीके से फाइनल गुड को हम स्टोर करेंगे, उसको सेफ रखेंगे. फिर बिज़नेस का दूसरा फैक्टर लेबर होता है. लेबर को, जो हमारे लेबर हैं या जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कैसे हमें मेंटेन करना है, हाउ दे शुड बी they should remain happy with the organization and they should give 100% efficiency to the organization. किस तरीके से वो motivated रहें, ये सारी चीज़ें इंश्योर करना. फिर उसके बाद मार्केटिंग हैंडल करना और प्रॉपर सेल्स मेंटेन करना, ये सारे काम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर आते हैं. अब इतनी सारी चीज़ें को करने के लिए, इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्ट्रेस फ्री रहना, ही शुड हैव अ एबिलिटी टू कोप अप विद द प्रेशर्स, वेरियस प्रेशर्स ऑफ बिजनेस, एंड ही हैज टू एंड ऑल दोज प्रेशर एंड इन ऑल दोज स्ट्रेस, इतनी सारे स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में अपने बिजनेस को लेके प्रॉपर विजिलेंट बने रहना, ये सारी जिम्मेदारी हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की होती है. सो we'll keep the today's lecture short here and we'll just revise what we discussed. तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट. अभी तक हमने जितनी भी पॉलिसीज़ पढ़ी, मॉडल्स पढ़े, जितनी भी थ्योरीज पढ़ी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये सारी थ्योरीज, पॉलिसीज़ एंड मॉडल्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही कंपनी में अप्लाई हो पाते हैं. और मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट आपके कंपनी के ऑपरेशन को फंक्शनल कर पाता है. तो ऑल दीज वर द रोल दैट ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द मैक्रो लेवल and he has to analyze the specific firm. He should know about all the ever changing economic environment. He has to assess the business planning of firm. He also carries out the cost benefit analysis. He assessed different management decision making processes of about how to acquire raw material, how to store finished good, how to allocate the capital, how to employ the capital and the raw material in the business. Then he also analyzes all the indicators of macroeconomics so that how they are going to affect the firm's functioning. Then he also studies and keep a keen eye, बहुत ही ध्यान देता है फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड प्रैक्टिसेस पे. उसके अलावा जितना भी जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेटा में चेंजेस आ रहे हैं, उसको जानता है वो मैनेजर इकोनॉमिस्ट. और जो भी फर्म है, इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं जो कि एक आपकी फर्म को कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं, उनका डेटा भी वो एनालाइज करता रहता है.
तो ये और इन सारे डेटास को मेंटेन करते हुए, इन सबकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हुए, वो मेंटेन रखता है अपनी विजिलेंस को, और सारे जितने भी बिजनेस प्रेशर्स होते हैं उनके साथ भी प्रॉपरली कोप अप करता है. So these were all about the role of managerial economists. We will keep the lecture short here and we'll only discuss this topic. So this was for today's lecture, and I hope you understood all the points here today. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, फर्दर क्वेश्चन है, you can ask your questions on Google Classroom, or you can ask your questions on my mail ID, or you can ask questions on in classroom also. Okay, so thank you so much, students. Have a nice day ahead.